हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फ़िल्म है 1984, जो कि जॉर्ज ऑरवेल की नोवेल पर बेस्ड है। जॉर्ज का जन्म 25 जून 1903 मोतीहारी, बिहार में ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुआ। ये वो दौर था जब भारत ब्रिटिश रूल के अंडर था। जॉर्ज ऑरवेल का पिता रिचर्ड ब्लेयर, जो कि ओपीएम डिपार्टमेंट में एक सब डिप्टी एजेंट था। ओपीएम यानी कि अफ़ीम के बागान। ब्रिटिश रूल के दौरान भारत द्वारा बड़े पैमाने पर अफ़ीम की खेती की जाती थी। रिचर्ड अफ़ीम की प्रोडक्शन और स्टोरेज को मैनेज करता था। उस वक्त सबसे ज़्यादा अफ़ीम चाइना को बेचे जाते थे। ये नोवेल जॉर्ज के सबसे प्रसिद्ध नोवेल में से एक है, जिसे हर किसी ने फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया। शायद आपने कहीं ना कहीं इस किताब का जिक्र ज़रूर सुना होगा या देखा हो। अगर आप आज के हालातों पर नज़र डालें तो ये नोवेल हमें एक आईने की तरह नज़र आती है और इसमें लिखी हर एक बात सच मालूम पड़ती है। प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्लेवरी, प्रोपेगेंडा, कंट्रोल, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ऐसी तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालती है ये फ़िल्म। चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लाइन लिखी आती है, जो पास्ट को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है, और जो प्रेजेंट कंट्रोल करता है वो पास्ट कंट्रोल करता है। बात काफ़ी सही थी। फिल्म की शुरुआत साल 1984 से हुई। एक डिस्टोपियन सोसाइटी, जहां हम ओशियानिया नाम की जगह को देखते हैं, जहां एक अलग ही प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, जिसे हम टोटालिटेरियनिज़म कहते हैं। दुनिया अब 3 हिस्सों में बँट चुकी है। यहाँ कोई देश अब नहीं है, सिर्फ 3 टेरिटरीज़ हैं, ओशियानिया, यूरेशिया, ईस्ट एशिया, और बाकी बचे हुए विवादित क्षेत्र हैं, जिसमें एशिया के कई देश शामिल हैं, जिस पे किसी का भी हक नहीं है। ओशियानिया की जो सरकार है उसका नाम INGSOC है। हम देखते हैं भीड़ के सामने एक फ़िल्म चलाया जा रहा है। उस भीड़ में विंस्टन नाम का एक शख्स भी शामिल है। बस चित्र के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूरेशिया और ओशियानिया के बीच जंग चल रही है कि इंडिया और अफ्रीका पर कौन दावा करेगा, क्योंकि दोनों ही विवादित जगह है जिस पर किसी का हक नहीं। स्क्रीन पर जंग की कुछ फिल्में चलाई जा रही थी, जिसे देख वहाँ खड़ी भीड़ गुस्से से पागल हो गई। उन्हें बताया गया कि इस तबाही के पीछे रेजिस्टेंस लीडर गोल्डस्टेन का हाथ है। भीड़ गुस्से में गद्दार गद्दार चिल्लाने लगी, पर वहीं खड़ा विंस्टन बिल्कुल शांत था। शायद वो भीड़ के साथ राज़ी नहीं था, इसलिए उसे लोगों की तरह चिल्लाने में कोई उत्सुकता नहीं। उसके बाद स्क्रीन पर ओशियानिया का फ्लैग दिखाई दिया। सबने खड़े होकर एक हैंड साइन बनाया, शायद वो फ्लैग को सम्मान दे रहे थे। और आखिरी तस्वीर एक शख्स की दिखाई दी, जो कि ओशियानिया का रूलर है, जिसे सब बिग ब्रदर के नाम से जानते हैं। भीड़ को खड़ा देख विंस्टन भी खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वो अपने राजा के सामने नहीं खड़ा हुआ तो इसके लिए उसे मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है। विंस्टन वही लंदन के एक छोटे से दफ्तर में काम करता है, जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ है। वहाँ के मिनिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ लव और मिनिस्ट्री ऑफ पीस। विंस्टन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। वहाँ सुप्रीम लीडर बिग ब्रदर के आदेश पर इतिहास को तोड़ मरोड़ करके उसकी भाषा में लिखा जा रहा था। बिग ब्रदर कभी भी पब्लिकली नहीं दिखाई देता, वो पर्दे के पीछे रहकर ही ओशियानिया को रूल करता है। शहर के हर गली हर दीवार पर उसकी तस्वीर लगी थी। हर गली और चौराहे पर कैमरास लगे थे, जिससे पुलिस हर वक्त कड़ी निगरानी पर रहती। विंस्टन इन सब चीज़ों से ऊब चुका था। हर जगह वो प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर और सर्विलेंस कैमरास, ये सभी चीज़ें उसकी प्राइवेसी को निगल रही थी। घर पर टीवी पर भी सिर्फ वही प्रोपेगेंडा वाली फिल्म्स दिखाई देती। विंस्टन कभी कभी विक्ट्री स्क्वायर में जाकर पब्लिक रैलीज अटेंड कर लेता, जहां उन्हें करंट वॉर सिचुएशन से भरी हुई प्रोपेगेंडा फिल्म्स दिखाई जाती। फॉल्स न्यूज़ स्टोरीज दिखाई जाती कि कैसे बिग ब्रदर दुनिया को जीत करके सभी को एक करना चाहता है। टीवी स्क्रीन पर एक शख्स दिखाई देता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ द्वारा डिटेन किया था। वो शख्स अपना कन्फेशन दे रहा है कि कैसे उसने गोल्डस्टीन के साथ मिलकर पार्टी को गिराने की कोशिश की। उस शख्स ने खुद को बेहद ही गिरा हुआ और घटिया इंसान बताया।
इस काम में उसके साथ 2 लोग और भी शामिल थे, एरनसन और रूथरफोर्ड। विंस्टन ने अपने कमरे की दीवार में एक नोटबुक छिपा रखा है जिसमें वो अपने विचार लिखता है। यहाँ थॉट्स को भी अपराध माना जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरह का क्राइम है। अगर थॉट पुलिस ने नोटबुक में उसे कुछ लिखते हुए पकड़ लिया तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। घर के टीवी में भी कैमरास लगे होते थे जिससे थॉट पुलिस हर वक्त निगरानी करती, पर विंस्टन इस काम को सबसे छिप के किया करता। पर उस डायरी में वो अपने प्राइवेट थॉट्स को लिखकर एक तरह से अपने थॉट क्राइम के सबूत तैयार कर रहा था। वो उन दिनों को याद करता जब दुनिया में थॉट्स फ्री थे, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते जब वो जंग के बीच भागता फिर रहा है, हर तरफ तबाही का मंजर है। यहाँ हमें पता चला कि तीनों राष्ट्रों का निर्माण होने में हद से ज़्यादा तबाही फैली थी। सुबह सायरन बजते ही उन्हें उठ जाना होता। स्क्रीन पर एक महिला आकर उन्हें एक्सरसाइज करना सिखाती। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करने वाला एक शख्स जो कि उसी के बिल्डिंग में रहता है, वो काफ़ी खुश था क्योंकि कल खबर आई कि उनके राशन में 25% की बढ़ोतरी की गई है। पर विंस्टन खुश नहीं क्योंकि राशन के बदले उनकी प्राइवेसी, फ्रीडम, पीस सब कुछ उनसे छीन लिया गया था। जब वो दफ्तर के कैंटीन में बैठा था तभी उसे एक महिला दिखाई दी। उसका नाम जूलिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में प्रिंट मशीन मैकेनिक का काम करती है। जूलिया उसे सभी से अलग मालूम पड़ती है। शायद वो भी विंस्टन की तरह ही देख रही थी। स्क्रीन पर सोल्जर्स कई सिविलियंस को मार रहे थे। शायद ये फिल्म वॉर जोन से डायरेक्ट टेलीकास्ट की जा रही थी और भीड़ उस दृश्य में जमकर तालियां बजा रही थी। उनके माइंड को फॉल्स न्यूज़ दिखाकर इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि उनकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। विंस्टन रात बैठा अपनी डायरी में कुछ पुरानी यादों को रिकॉर्ड कर रहा है। वो काफ़ी वक्त से एक अकेलेपन के साथ जी रहा है। यहाँ मोनोगामी पर पूरी तरह से रोक थी। कोई शादी नहीं कर सकता, ना ही बच्चे पैदा कर सकता है। कोई प्राइवेसी, फैमिली, लव, रिलेशन नहीं। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी, बस आज से 3 साल पहले की, जब स्ट्रीट्स में सिक्योरिटी कैमरास इतने नहीं हुआ करते थे। एक रात वो एक वैश्या के पास गया था। उस वैश्या ने $2 में अपना सौदा किया। जब उजाले में उसने उस महिला को करीब से देखा तो वो एक बूढ़ी महिला थी जिसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, क्योंकि ओशियानिया में महिलाओं और पुरुषों के संबंध पर सख्त मनाही थी। उस रात वो वहाँ से लौट आया, बस उसके विचारों ने ही उसे अब तक ज़िंदा रखा हुआ था। दूसरे दिन खबर आई कि इनर पार्टी के मेंबर रूथरफोर्ड को भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ ने अरेस्ट किया है। हम टीवी पर उसका कन्फेशन सुनते हैं कि उसने यूरेशिया गवर्नमेंट को मिलिट्री सीक्रेट्स बेचे। उसने खुद को सेक्सुअल परवर्ट बताया और साथ ही साथ थॉट क्रिमिनल भी। दूसरे दिन जब विंस्टन काम से घर की तरफ जा रहा था तभी उसकी नज़र चेस्टनट ट्री कैफ़े में बैठे रूथरफोर्ड पर पड़ी, जो कि रिहैबिलिटेशन से लौट आया था। स्क्रीन पर उसका ही कन्फेशन चल रहा था जिसमें उसकी कही सारी बातें झूठ थी। उससे बुलवाई गई थी उस पर दबाव डालकर। रूथरफोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ पीस में काम करता था। अब उसे उसकी पोजीशन से भी निकाल दिया गया। अब उसे ओशियानिया में एक गद्दार घोषित कर दिया गया था। बाहर खड़ा विंस्टन उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। शायद किसी दिन उसे भी इसी तरह से गिरफ्तार करके उसका कन्फेशन लिया जाएगा। रात वो पास के ही एक पॉन शॉप पर गया जहाँ से पहले उसने बुक और पेन खरीदी थी। शायद वो उस शॉप के मालिक मिस्टर चैरिंगटन पर काफ़ी भरोसा करता है। उसने शॉप में पड़े एक स्नो ग्लोब को उठाया। वो कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। उसने $4 में उसे ख़रीद लिया क्योंकि पुरानी चीज़ें उसे बीते हुए कल की याद दिलाती थी। मिस्टर चैरिंगटन उसे अपने ऊपर वाले कमरे में ले गया। वहाँ कुछ फर्नीचर पड़े थे और एक बेड भी। उसकी पत्नी के जाने के बाद वो इसी तरह खाली पड़ा है। उसने विंस्टन को ऑफ़र किया पर विंस्टन ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जब वो स्ट्रीट में निकला तो देखा जूलिया स्ट्रीट्स में प्रोपेगेंडा पोस्टर लगा रही थी। उसने विंस्टन की तरफ देखा पर विंस्टन वहाँ से चला गया। टीवी में अनाउंसर बता रही थी कि वॉर पीस है, फ्रीडम ही स्लेवरी है।
इग्नोरेंस ही स्ट्रेंथ है। ये एंटी सेक्स लीग के लोग थे। हम विंस्टन का पास्ट देखते हैं, जो कि उसका सबसे बड़ा डर है। उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके शव को चूहे नोच रहे थे। ये डर उसके दिमाग में घर कर गया था, जो कि आज तक नहीं गया। एक दिन वो रास्ते में जूलिया से मिला। उसके हाथों में चोट लगी थी, पर वहाँ दोनों के बीच कुछ बातचीत नहीं हुई। पर उसने विंस्टन के हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी थी, जिसमें उसने अपने प्यार का इकरार किया था और उसे मिलने के लिए विक्ट्री स्क्वायर बुलाया। विंस्टन ने उस पर्चे को जला दिया। शाम जब वो विक्ट्री स्क्वायर गया तो वहाँ देखा ओशियानिया ने यूरेशिया के 40,000 सोल्जर्स की हत्या कर दी है और कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। सभी को लाइफ सज़ा दी जा रही थी और भीड़ उन सोल्जर्स पर चिल्ला रही थी, पर विंस्टन बिल्कुल शांत खड़ा ये सब देख रहा था। वहाँ जूलिया आ गई। उसने विंस्टन को एक पर्ची दी और उसे लंदन से बाहर मिलने बुलाया, जिस जगह उन्हें कोई देख ना पाए। लंदन से बाहर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास एक्स लंदन परमिट हो, जो कि विंस्टन के पास था। वो ट्रेन से एक जगह उतर गया। वहाँ एक फॉरेस्ट था। जूलिया उससे मिली। वहाँ दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी था। वहाँ दोनों ने अपने थॉट्स और आइडियाज़ एक दूसरे से साझा किए। दूसरे दिन वो जाकर पॉन शॉप के मालिक मिस्टर चैरिंगटन से मिला। विंस्टन ने उसका खाली पड़ा कमरा रेंट पर मांगा, क्योंकि उसे अब जूलिया के साथ अकेले वक्त बिताने के लिए एक सीक्रेट जगह की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि मिस्टर चैरिंगटन के कमरे में कोई टीवी और कैमरा भी नहीं। मिस्टर चैरिंगटन ने उससे हफ्ते के $4 मांगे। विंस्टन राज़ी हो गया। अब उस रूम में जूलिया सबसे छिपकर उससे मिलने आती। जूलिया ब्लैक मार्केट से काफ़ी चीज़ें खरीद कर ले आया करती, जैसे रियल शुगर, रियल कॉफ़ी, जैम, मिल्क, ब्रेड। ये सिर्फ अपर क्लास के लोग ही कंज्यूम करते थे, जो कि ब्लैक मार्केट में थोड़े पैसे ज़्यादा देकर आसानी से मिल जाता था। कैंटीन में वो हर दिन वही एक ही तरह का चोको मील कंज्यूम करते थे। उस घर में उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। इस बंद कमरे में मानो दोनों आज़ाद थे, पर बाहर की आज़ादी उन्हें अब कैद सी मालूम पड़ने लगी थी। पर उसने अपना पुराना घर अभी भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अथॉरिटी को उस पर शक हो जाता। इसलिए वो यहाँ जूलिया के साथ वक्त बिताने के बाद अपने अपार्टमेंट चला जाता। वो हर दिन की तरह अपने थॉट्स को डायरी में नोट करता। अब वो रोज़ इसी तरह छिपकर मिलने लगे, पर साथ ही दोनों को भविष्य का डर भी सताने लगा। जूलिया को आने वाले अंजाम की ज़रा भी फिक्र नहीं। जाते वक्त उसने जूलिया से पूछा, क्या रेजिस्टेंस रियल है? पर जूलिया ने कहा नहीं, क्योंकि ओशियानिया में रेजिस्टेंस के बारे में सोचना भी एक गुनाह था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स दिखा दिखा कर उनके माइंड्स को इस तरह से ब्लॉक कर दिया गया था कि अब वो सही गलत के बीच का फ़र्क बिल्कुल भूल चुके थे। एक दिन जब दोनों कमरे में थे, तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, थॉट पुलिस की थी। उस कमरे की दीवार पर एक पेंटिंग थी, जिसके पीछे टीवी लगी थी। वो उसी कैमरा से दोनों को मॉनिटर कर रहे थे। उस कमरे में थॉट पुलिस आ गई और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने जूलिया को मारा और अपने साथ लेकर चले गए। उस कमरे में पॉन शॉप का मालिक मिस्टर चैरिंगटन भी आ गया। यहाँ विंस्टन को पता चला कि चैरिंगटन थॉट पुलिस का कवर्ट एजेंट है। विंस्टन और जूलिया को पूछताछ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ ले जाया गया। दोनों को अलग अलग पूछताछ के लिए रखा गया था। उसी सेल में एक और शख्स को डाल दिया गया, जिसे विंस्टन पहले से जानता है। वो शख्स गोल्डस्टीन का एजेंट था, जिसे थॉट क्राइम पुलिस ने पकड़ लिया। इस बात की खबर खुद उसकी बेटी ने ही थॉट पुलिस को दी थी, पर वो डर रहा था कहीं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ उसे मौत की सज़ा न सुना दे। वो शख्स रोने लगा। उसके बाद उस शख्स को वहाँ से लेकर चले गए। फिर उस रूम में ब्रायन आया, जो कि इनर पार्टी का एक हाई रैंकिंग मेंबर है। यहाँ हमें पता चला कि ब्रायन भी एक थॉट क्रिमिनल रह चुका है और साथ ही रेजिस्टेंट मूवमेंट का एजेंट भी रह चुका है। वहाँ एक ऑफिसर ने विंस्टन को काफ़ी मारा। अब विंस्टन के सिर के सारे बाल निकाल दिए गए। उसे अलग अलग ढंग से टॉर्चर किया जाने लगा। उसे काफ़ी महीनों से रिहैबिलिटेशन में रखा गया था, ताकि उसके विचारों को बदला जा सके। वहाँ उससे कई सवाल किए गए, पर विंस्टन के जवाब उसके सवालों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो सिर्फ सच बोल रहा था।
पर वो चाहते थे कि वो उनकी भाषा बोले। उसे 4 उंगली दिखाई जाती, अगर वो 4 कहता तो वो उसे और टॉर्चर करते। वो चाहते थे कि उसका जवाब बिल्कुल अलग हो, जैसे कि वो नहीं जानता कि वो कितनी उंगलियां हैं, जैसे कि वो उसके थॉट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे। इतने दिनों के टॉर्चर के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका था। वहाँ उससे बिग ब्रदर को लेकर उसके विचार पूछे गए। विंस्टन ने बताया वो बिग ब्रदर से नफ़रत करता है, पर ब्रायन ये नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि उसे बिग ब्रदर का गुलाम बन के जीना होगा, और जब तक वो ये गुलामी स्वीकार नहीं करता उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब उसे फाइनल रिहैबिलिटेशन के लिए रूम नंबर 101 में ले आया गया, जहां लोगों को उनके सबसे बड़े डर से परिचित करवाया जाता था। विंस्टन को हमेशा से ये जानने की इच्छा थी कि आखिर रूम नंबर 101 में लोगों के साथ क्या होता है, जो वहां से लौटने के बाद लोग इतने बदल जाते हैं। वहां एक चेयर से उसे बांध दिया गया और उसके चेहरे पर एक पिंजरा लगा दिया गया जिसमें 2 चूहे थे। जैसा कि हम जानते हैं, ये विंस्टन का सबसे बड़ा फोबिया था। उसने अपनी माँ के शव पर चूहों को रेंगते हुए देखा था। अगर पिंजरे का गेट खोल दिया गया तो वो चूहे उसके चेहरे को तहस नहस कर देंगे। आखिरकार विंस्टन अपने इस डर के आगे हार गया और उसने स्वीकार किया कि उसने जूलिया का ख्याल अपने दिमाग से अब निकाल दिया है। कुछ दिनों बाद हम विंस्टन को चेस्टनट ट्री कैफ़े में बैठा देखते हैं, जहां उसने पहले बैठे थॉट क्रिमिनल्स जोन्स, एरोनसन और रुथरफोर्ड को देखा था। वहां जूलिया आ गई। जूलिया भी अब रिहैबिलिटेशन से वापस आ गई थी। दोनों ने वहां काफ़ी बातचीत की और दोबारा एक दूसरे से मिलने की इच्छा जताई। उसके बाद जूलिया वहां से चली गई। उसके बाद टीवी पर विंस्टन का कन्फेशन टेलीकास्ट किया जा रहा था। उसने टीवी पर ऐसे कन्फेशन किए जो क्राइम उसने कभी किए ही नहीं थे, जो कि उससे ज़बरदस्ती करवाए गए थे, जिसमें से एक क्राइम खुद को गोल्डस्टीन का एजेंट बताना, और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल की इस नॉवेल को फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया। इस फिल्म की ख़ास बात ये थी कि इस नॉवेल का नाम 1984 था और इस फिल्म को भी 1984 में बनाया गया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।